नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। प्राचीन काल से ही पितृसत्ता का जोर चला आ रहा है विराम। हालांकि प्रारंभिक मानव समाज मातृसत्तात्मक रहा है, जो कहीं कहीं आज युग स्त्री का भी था, इसका उल्लेख नहीं मिलता है विराम। जुलाई 1848 में न्यूयॉर्क में एलिजाबेथ कैडी ने सर्वप्रथम महिला अधिकारों को लेकर सम्मेलन किया, जिसमें लैंगिक भेदभाव, मताधिकार सहित समानता, शैक्षिक समानता, समान मजदूरी व समान वेतन की मांग उठाई विराम। धीरे धीरे यह आंदोलन यूरोप तक जा पहुंचा विराम। देखा जाए तो यूरोप आज ऐसा देश है जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की आर्थिक नीतियों, राजनीति, समाज व धर्म में समान भूमिका है, जो विश्व में सफल राष्ट्रों की श्रेणी में अग्र भूमिका निभाता है विराम। प्रश्न उठता है कि क्या विकास के संदर्भ में स्त्री पुरुष दोनों के सरोकारों में कुछ भिन्नता होती भी है या नहीं। प्रश्नवाचक। या मामला केवल सशक्तिकरण का ही है विराम। सामान्य तौर पर देखा जाए तो विकास के सभी उपादानों की स्त्री पुरुष दोनों को समान जरूरत है विराम। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, सुरक्षा, आवास आदि की तो स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से ज़रूरत है। फिर अलग अलग सरोकारों की बात कहाँ से आई विराम। स्त्री और पुरुष की शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति में काफ़ी फर्क है विराम। महिलाओं को केवल बच्चों के लालन पालन के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां उनके कंधों पर डाल दी जाती है। उसे शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, संपत्ति आदि अधिकारों से वंचित रखा जाता है विराम। ऐसा लगता है मानो ये सभी अधिकार केवल पुरुषों के लिए ही बने हैं विराम। क्या ऐसे अधिकारों को समान नागरिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जा सकता है विराम। सच तो यह है कि समान नागरिक अधिकार अभी तक मूर्त रूप लेने में सक्षम नहीं हो पाए विराम, जिस कारण महिलाओं की भूमिका आज तक सीमित ही रही है विराम। वैदिक काल में देखा जाए तो भारत में महिलाओं की स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा सुरक्षित थी तथा उनको भी अनेक अधिकार मिले हुए थे, जिस कारण अनेक महान महिलाएं आज भी मिसाल के रूप में पेश की जाती है, जैसे गार्गी, अपाला आदि विराम। ध्यातव्य हो कि मध्यकाल में अनेक बाहरी संस्कृतियों के प्रवेश के साथ साथ भारत में एक अंधकारपूर्ण समय आया, जिसमें विशेषकर महिलाओं को लेकर उन पर अनेक कुप्रथाओं की बेड़ियां थोप दी गई विराम, जिस कारण गुलामी की मानसिकता की शिकार महिलाएं आज भी उन बेड़ियों को तोड़ पाने में पूर्ण रूप से सक्षम होने पर भी नाकाम हैं, क्योंकि उसकी भूमिका राजनीति, समाज, आर्थिक इत्यादि क्षेत्रों में सीमित रही है विराम। यद्यपि देखा जाए तो जब जब महिलाएं अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ी तो वो मिसाल बनकर सामने आई। उदाहरण स्वरूप मध्यकालीन प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान हो या संविधान निर्माण के समय राजकुमारी अमृता कौर विराम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, जो एक ऐसी
वीरांगना थी जिसने अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी विराम। आगे चलकर अरुणा, आसफ अली, सुचेता, कृपलानी, एनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने भारत को आज़ाद कराने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया विराम पैरा। देखा जाए तो चर्चा में वे महिलाएं रही है जो शिक्षित थी या सामाजिक स्थिति से मजबूत थी, किंतु यदि देखा जाए तो जहां शिक्षा के अभाव के कारण महिलाओं को अपने अधिकारों को ज्ञान नहीं, वो आज भी अपने आप को पुरुषों की सेविका के रूप में देखती है तथा स्त्री इसी को अपना धर्म मानकर अपना पूरा जीवन यूं ही न्यौछावर कर देती है विराम। एक ऐसी सेविका के रूप में जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है विराम। क्या आपको नहीं लगता कि यदि उनको जागरूक किया जाए तो वो महिलाएं भी कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, गार्गी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी सशक्त महिला बन सकती है विराम, जिससे वह भी सूचना, राजनीति, आर्थिक व्यवहार, समाज आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे विकास की रफ्तार और तेज होगी विराम। वर्तमान प्रौद्योगिकी के युग में यदि महिलाएं आज भी घर की चार दीवारी में खुद को कैद रखेंगी तो विकास की रफ्तार मंद ही होगी, क्योंकि विकास केवल एक पक्ष का हो जबकि दूसरा पक्ष पिछड़ा हुआ रह जाएगा विराम। यदि भारत समावेशी विकास के सरोकारों को पाना चाहता है तो स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को मूर्त रूप देना होगा विराम। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों महिलाओं को यह तक नहीं मालूम कि उनके भी कुछ अधिकार है, तो ऐसे में यह प्रश्न सहज उठता है कि विकास की नीतियों में कमी क्या है। प्रश्नवाचक। क्या नीतियों को इस प्रकार बनाया जा सकता है कि स्त्री पुरुषों के समान सरोकारों को शामिल किया जा सके। प्रश्नवाचक। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत काफ़ी कम है विराम। हालांकि हमारे यहाँ महिला साक्षरता लगातार बढ़ रही है तथा रोजगार के जोखिम वाले क्षेत्रों में भी महिलाएं प्रवेश कर रही है विराम। देश में केवल 27% महिलाएं कामकाजी है, जिसमें सिर्फ 19% ही इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हैं। बाकी झाड़ू पोंछा या कृषि कार्यों में संलग्न है विराम। कहा जाता है कि भारत और चीन के बीच विकास के अंतर के पीछे महिलाओं का पिछड़ापन एक बड़ा कारण है विराम। समस्या यही नहीं है। वस्तुतः पढ़ी लिखी 50% महिलाएं भी चूल्हा चौका तक ही सीमित है विराम। यदि वे नौकरी कर भी रही है तो वेतनमान पर विराम। हम बाजार में महिलाओं को ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में कम दर पर पारिश्रमिक मिलता है विराम। वस्तुतः दुनिया में महिलाओं को लेकर योजनाएं तो खूब चल रही है, पर महिला पुरुष सरोकारों की समानता उनमें नहीं है विराम। उदाहरण के रूप में हम अपने नीति निर्धारकों को ले सकते हैं विराम। बहुत दिनों तक हमारे नीति निर्धारण में समावेशी विकास के तत्व शामिल नहीं थे विराम। इसके साथ ही महिलाओं की अलग पहचान और उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता भी न थी विराम।
विराम। किंतु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ उनके समान सरोकारों को महत्व देने हेतु तत्पर है विराम। महिलाएं पिछड़ी है, पर अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों ने यह बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि महिलाएं पिछड़ी हो, इसलिए देश पिछड़ा है विराम। देशों में राजनीति, प्रशासन, व्यापार, हर जगह महिलाओं का प्रतिशत अधिक है विराम। यही वजह है कि ये देश मानवीय विकास में उच्च है विराम। वही उप सहारा देशों, दक्षिण एशिया आदि में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है, इसलिए ये देश भी मानव विकास के निचले पायदान पर है। संपूर्ण विराम।